एनडीए में सीट बंटवारे पर फैसला जल्द। बीजेपी को 160 से 165 तो एलजेपी को 35 से 40 और आरएसपी के खाते में जा सकती हैं 20 से 25 सीटें। सूत्रों के हवाले से खबर। बिहार के भागलपुर में कल पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे रैली। भारी भीड़ से आने की उम्मीद। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। पाकिस्तान की भारत को नई धमकी। कहा युद्ध थोपा तो भारत को सदियों तक रहेगा याद। आतंकी हाफिज सईद ने की मुंबई हमले की निंदा। पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा पाक के खिलाफ जंग का कानून फैला रहा है भारत। और बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ ने फिर दिया विवादित बयान। लव जिहाद को बताया इस्लाम का दोहरा अस्त्र। हिंदुओं को दी एकजुट रहने की सलाह। नमस्कार, मैं हूं अब्दुल नबी हसन और आप देख रहे हैं बल्लभ टीवी। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर जहां पर अमित शाह से रामगोपाल यादव ने मुलाकात की है। समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात की है। बिहार विधानसभा चुनाव के सिलसिले में यह मुलाकात हुई है। समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात की है। दिल्ली में ये मुलाकात हुई है और ये इस मुलाकात के मद्देनजर सीधे तौर पर यह देखा जा रहा है, इस मुलाकात को सीधे तौर पर बिहार विधानसभा चुनाव से देखा जा रहा है, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में अमित शाह से मुलाकात रामगोपाल की कई मायनों में तस्वीरें बयां कर रही है, क्योंकि रामगोपाल यादव जो हैं वो समाजवादी पार्टी के महासचिव हैं और समाजवादी पार्टी के महासचिव का बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात करना कई मायनों में कई तस्वीरें बयां कर रहे हैं, क्योंकि हाल ही में स्वाभिमान रैली हुई थी और वहां पर समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव मौजूद नहीं थे। उनकी गैर मौजूदगी और अब समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव का बीजेपी के अध्यक्ष से मुलाकात करना कई तस्वीरें बयां कर रहा है और ये तस्वीरें किस दिशा में जा रही हैं ये आने वाला वक्त जरूर बताएगा। लेकिन ये मुलाकात जरूर सियासी मुलाकात है और इस मुलाकात का असर बिहार में किस तरह से पड़ेगा ये एक अहम विषय रहेगा जरूर। आपको बता दिया जाए, बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह से समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव ने मुलाकात की है। दिल्ली में यह मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में क्या चर्चा हुई है ये अभी क्लियर नहीं है, ये अभी साफ नहीं है, लेकिन जरूर जो चर्चाएं होंगी वो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर होंगी, क्योंकि स्वाभिमान रैली में समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो का ना पहुंचना उस वक्त कई सवाल उठा रहा था और अब बीजेपी अध्यक्ष से महासचिव यानी कि समाजवादी पार्टी के महासचिव की मुलाकात करना कई मायनों में सवाल खड़े कर रहा है। आपको बता दिया जाए कि बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने जो सीट है उसके बंटवारे को लेकर भी बैठक की थी, लेकिन कुछ सहमति नहीं बनी सीटों के बंटवारे को लेकर। और उस बैठक के बाद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव का मुलाकात करना कई मायनों में कई सवाल खड़े कर रहा है। हमारे साथ इसी खबर पर हमारे सहयोगी मुकेश सीधे न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं। मुकेश, किस तरह से इसको देखा जा सकता है? पहले सीट बंटवारे को लेकर एनडीए की बैठक हुई जो बेनतीजा रही है माना जा सकता है, और उसके बाद समाजवादी पार्टी के महासचिव का बीजेपी के अध्यक्ष से मुलाकात करना, किस तरह से इसको हम देख सकते हैं? देखिए अब्दुल, जब ये अटकलें आई कि जो है रामगोपाल यादव जो है वो अमित शाह से मिल सकते हैं और अब बाकायदा अभी इस समय मुलाकात चल रही है, तो ये राजनीतिक गलियारे में एक हड़कंप मचा हुआ है कि आखिर ये मुलाकात जो है किस तरीके का मुलाकात है। क्या यह मुलाकात बिहार में जो चुनाव होगा उस पर भी असर डालेगा? क्योंकि हम सबको पता है कि कल जो स्वाभिमान रैली है उसमें जो है मुलायम सिंह यादव नहीं पहुंचे थे। उन्होंने अपने भाई
शिवपाल सिंह यादव को भेजा था। और इससे पहले भी अभी तक मुलायम सिंह यादव जो है कितनी सीटों पे बिहार में चुनाव लड़ेंगे इसकी कोई भी अभी तक मंशा जाहिर नहीं की है। और खुद लालू प्रसाद यादव भी इस बात को जाहिर कर चुके हैं कि मुलायम सिंह यादव के मन में क्या चल रहा है अभी तक इसका जो है अंदेशा क्लियर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो अभी तक इस बात को नहीं बता रहे हैं कि वो कितने सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि उनके सहयोगियों की तरफ से जो है बहरहाल 5 सीटों का जो है पेशकश किया गया है, क्योंकि 3 पहले किया गया था और 2 जो है लालू प्रसाद यादव ये बोल रहे थे कि वो अपने कोटे से 2 सीटें दे रहे हैं। तो ये पूरा घटनाक्रम कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव का इस महागठबंधन में क्या रोल निभाएगा पूरे बिहार राजनीति को लेकर के, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर रहा है ये, लेकिन यहां हम 2-4 चीजों पर नजर रख सकते हैं। पहला, जो स्वाभिमान रैली है उसमें मुलायम सिंह यादव का ना पहुंचना। दूसरा, मुकेश, आज महासचिव का बीजेपी के अध्यक्ष से मुलाकात करना। क्या अंदर खाने कोई बातचीत चल रही है? क्या अंदर खाने महागठबंधन में कोई अनबन चल रही है? क्या यह माना जा सकता है? देखिए, अभी तक कोई खबर ये नहीं निकल के आ रही है कि मुलाकात किस तरीके की मुलाकात है, लेकिन राजनीति जब बिल्कुल करीब हो, चुनाव बिल्कुल करीब हो और इस तरीके की जो है तस्वीर सामने आए तो अपने आप में सवाल उठने लगते हैं कि जो है कुछ समय बाद बीजेपी में चुनाव होने वाले हैं, माफ कीजिएगा बिहार में चुनाव होने वाले हैं। और उस समय जो है महागठबंधन की पहली रैली में जहां पे 3 बड़े नेता एक साथ होते हैं और वहां पे मुलायम सिंह यादव का न पहुंचना कहीं ना कहीं जो मन मुटाव की स्थिति है मुलायम सिंह यादव के अंदर, उसे ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आज जो है इस जो है एनडीए की मीटिंग के बाद अमित शाह ने उन्हें टाइम दिया था मिलने के लिए, और राम गोपाल यादव जो है बाकायदे इस मुलाकात में क्या क्या बातें कर रहे हैं, क्या किन किन विषयों पर चर्चा कर रहे हैं, ये सब अभी निकल के आना बाकी है। लेकिन ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कहीं ना कहीं ये मुलाकात जो है बिहार चुनाव से संबंधित भी निकल सकता है कि बिहार चुनाव में लो करके समाजवादी पार्टी का क्या रोल होगा या नहीं होगा महागठबंधन के साथ। इन सब चीजों पे भी हम 2 दिन से पहले ही चर्चा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का जो है महागठबंधन के साथ खड़ा ना होना एक जो है औपचारिक रूप से वो एक ऐसे राजनीतिक घटनाक्रम की तरफ इशारा कर रहा है जो हमें अभी तस्वीर में नजर नहीं आ रहा है। मुझे लगता है थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, तस्वीर अपने आप दूध का दूध और पानी का पानी जरूर हो जाएगा इस राजनीति के अंदर। बिल्कुल तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन जब चुनाव दहलीज पर हो और सियासतदानों की जब मुलाकात हो तो निश्चित रूप से यह माना जा सकता है कि ये चुनावी मुलाकात ही होगी। ऐसे में क्या ये माना जा सकता है, क्योंकि मुकेश, सीट बंटवारे को लेकर एनडीए में अभी भी गहमा गहमी है, अभी पशुपेश की स्थिति है, तो ऐसे में क्या ये मुलाकात, क्या सीट बंटवारे को लेकर कुछ इसमें हम देख सकते हैं, इन दोनों में हम इंटरकनेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए अभी तक जो एनडीए की सीट बंटवारे को लेकर के आज जो बैठक थी वो बेनतीजा रही है, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि आज कहीं ना कहीं सीटों के ऊपर लेकर के एक जो सामंजस्य बना हुआ है वो कहीं ना कहीं क्लियर होगा। लेकिन अभी तक इसके ऊपर एक जो साझा बयान के रूप में एक आया है कि अभी तक इस पे जो है कोई भी समझौता नहीं हुआ है और जल्द समझौता होने के आसार हैं। निश्चित तौर पे किसी भी पार्टी ने अपना इंडिविजुअल बयान नहीं दिया है, क्योंकि ये भी सूत्र से खबर आई है कि अंदर सभी लोगों को ये मना किया गया मीडिया से बात करने के लिए कि इंडिविजुअल कोई जो है मीडिया के अंदर जाके बयान नहीं देगा। एक साझा बयान सबके तरफ से आया है कि हमें कोई मनमुटाव अभी एनडीए के अंदर नहीं है। लेकिन बिल्कुल मुकेश, इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, राहुल गांधी ने बिहार बीजेपी की बैठक बुलाई है। जो है बिहार चुनाव को लेकर यह बैठक बुलाई गई है, राहुल गांधी के निवास पर यह बैठक चल रही है और राहुल गांधी यानी कि कांग्रेस ने भी बिहार बीजेपी की बैठक बुलाई है। एक तरफ समाजवादी पार्टी के महासचिव बीजेपी अध्यक्ष से मुलाकात करते हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी बिहार चुनाव को लेकर अब बैठकें कर रही है, रणनीति बना रही है। राहुल गांधी जो कांग्रेस के उपाध्यक्ष रहे, उन्होंने बिहार चुनाव को लेकर बैठक बुलाई है। राहुल गांधी के निवास पर यह बैठक चल रही है। हमारे साथ मुकेश लगातार बने हुए हैं। मुकेश, एक तरफ बीजेपी अध्यक्ष से समाजवादी पार्टी के महासचिव मुलाकात करते हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस भी बिहार को लेकर बैठक कर रही है।
बिल्कुल अब्दुल, जैसे जैसे जो चुनाव को लेकर के गंभीरता नज़र आ रही है कि कांग्रेस पार्टी भी ये डिसाइड करने में लगी है कि आखिर चुनाव का प्रारूप वहाँ पे कैसे होगा, कैसे पार्टी जो है अपना जो है पैर जो है फैलाएगी बिहार के अंदर। इसको लेके आनन फानन में जो है राहुल गांधी जो है वो अपने आवास पे जो है बिहार कांग्रेस की आपातकालीन बैठक बुलाएं और इसमें जो है सीपी जोशी और गुलाम नबी आज़ाद जैसे जो है बड़े नेता बैठक में भाग ले रहे हैं। और अब ये देखना है कि राहुल गांधी जो है वो इन इस बिहार कांग्रेस के तमाम बड़े नेता को किस तरीके की सलाह देते हैं, किस तरीके की वाणी देते हैं और कैसे उपदेश देते हैं कि वो बिहार के चुनाव को कैसे मैनेज करें, किस तरीके से जो है वहाँ पे जो है अपने कैंडिडेट को प्रचार प्रसार के लिए लगाएं। तो ये मुझे लगता है कि इस मीटिंग में अब जितनी जल्दी चुनाव का जो है तारीख नज़दीक आता जा रहा है, क्योंकि अभी तारीखों का ऐलान नहीं आ रहा है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि लगभग महज जो है 30 से 35 दिनों का जो है लगभग बचा हुआ है टाइम। तो ऐसे में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो पार्टियों के अंदर सिरदर्दी है वो बहुत तेज बढ़ गई है और यही कारण है कि जो है किसी ना किसी मुद्दे को लेकर के जो है एक इस तरीके की आपात बैठक जो है कहीं ना कहीं जरूर हो रही है। बिल्कुल, चुनाव जब करीब होते हैं तो सभी जो सियासी पार्टी हैं वो अपनी अपनी रणनीति जरूर तैयार करती हैं। ऐसे में अब क्या ये माना जा सकता है मुकेश, क्योंकि कांग्रेस ने जिस तरह से ये बैठक बुलाई है और महागठबंधन का पार्ट है कांग्रेस, सबसे कम सीटें उसके खाते में हैं, ऐसे में क्या रणनीति होगी कांग्रेस की? निश्चित तौर पे अब्दुल देखिए, इस महागठबंधन में सबसे कम सीटों का पार्ट है, क्योंकि अगर एनसीपी को छोड़ दिया जाए, क्योंकि एनसीपी के तारिक अनवर ने भी आज जो है हल्ला बोला है कि जब 20 से 25 साल लालू और नीतीश के हाथ में रहा तो उन्होंने बिहार की जनता के लिए क्या किया है। तो महागठबंधन की एकता पे सवाल पहले से भी विपक्ष के नेता उठा रहे हैं और हम सब भी उसकी तस्वीर देख रहे हैं। और आज तारिक अनवर ने अपने इस कड़े बयान से ये भी प्रहार कर दिया, कहीं ना कहीं जो मुटाव की स्थिति है एनसीपी के अंदर वो बहुत ज़्यादा है। ऐसे में कांग्रेस जो है वो अब कैसे रणनीति बनाती है इसको लेकर के राहुल गांधी, क्योंकि जो है एक तरफ से जो है समाजवादी पार्टी का जो घटनाक्रम बन रहा है उसको लेकर के सभी की चिंता जाहिर हुई है, क्योंकि जब राजनीति में कोई एक जो है करवट लेता है तो उसका जो है असर कहीं ना कहीं पड़ता है। तो उसको लेकर के हर किसी राजनीतिक जो दिग्गज है, चाहे वो जिस भी पार्टी को हो, अगर हम यहाँ पे राहुल गांधी की बात करें तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं उनकी चिंता बनी हुई है कि आखिर जो है ये बिहार चुनाव को लेकर के जो पार्टियों में अगर उठना बैठना या यानी कि ऊँट के करवट की अगर हम यहाँ पे बात करें, राजनीतिक ऊँट के करवट की, वो किस तरफ कौन बैठेगा अभी ये स्पष्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो मुझे लगता है राहुल गांधी को कहीं ना कहीं कोई चिंता सता रही है, जिसको लेकर के आपातकालीन में बिहार कांग्रेस की कोर कांग्रेस की कमेटी की वो बैठक कर रहे हैं इस समय। बिल्कुल, और चिंता का विषय बना हुआ है कांग्रेस की जो स्थिति लोकसभा चुनाव के बाद हुई है, उसके बाद तो कांग्रेस लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रही है और शायद यही एक वजह है कि एकदम से यह बैठक बुलाई गई है। बिल्कुल अब्दुल, राहुल गांधी जब से लोकसभा चुनाव के बाद जो है अन्य विधानसभा चुनावों में जो उनकी करारी हार हुई है उसको लेकर के राहुल गांधी एक पार्टी के उपाध्यक्ष होने के नाते उनके ऊपर तंज भी कसे जा रहे हैं कि जो है वो अभी जो है कम बुद्धि के हैं या जो है अभी उनकी राजनीतिक समझ बूझ नहीं है। उसको लेकर के वो अपनी सक्रियता को कहीं ना कहीं बढ़ाना चाहते हैं, वो दिखाना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी में जो है मैं भी अपने उस कद की पूरी जिम्मेदारी निभा रहा हूं। यही कारण है कि उनको जैसा अगर उनके मन में ऐसा कुछ चल रहा है या उनके सलाहकार ऐसा कुछ बता रहे हैं कि आप जो है इस तरीके की घटनाक्रम में इस दिशा में काम करिए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं यही वजह है इस तरीके का जो आपातकालीन उनको बैठक बुलानी पड़ी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मुकेश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और कहा जाता है कि बिहार में जो चुनाव हैं वो जातीय समीकरण में बहुत अहम रूप अदा करते हैं, अहम किरदार जातीय समीकरण इसको अदा करता है। लेकिन अब जिस तरह से बिहार में चुनाव हो रहे हैं और उससे पहले सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी रणनीति शुरू कर रही हैं और शुरू कर चुकी हैं। इनफैक्ट अब देखने वाली बात होगी कि आगे की रणनीति सभी पार्टियों की क्या होती है। दिल्ली में बिहार चुनाव के लिए एनडीए के सहयोगी दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर बैठक हुई। हालांकि बैठक में साफ तौर पर कुछ भी नहीं निकला है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक बीजेपी को 160 से 165 सीटें मिल सकती हैं,
तो एलजेपी के खाते में 35 से 40 सीटें आ सकती हैं, तो वहीं आरएलएसपी के खाते में 20 से 25 सीटें आ सकती हैं। इससे पहले सीट बंटवारे को लेकर एनडीए में अंदरूनी मनमुटाव जरूर देखने को मिला था। लोक जनशक्ति पार्टी और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने बीजेपी को पहले की तरह 102 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात की थी और बाकी 141 सीटें सहयोगियों को देने की मांग की है। वैसे तो हमारे देश में बाल मजदूरी क्राइम के तहत आता है, लेकिन जब कानून बनाने वाले ही इस तरफ ध्यान ना दें तो आप क्या कहेंगे। यूपी में आज अखिलेश यादव की सभा में ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां सीएम अखिलेश यादव के आगमन के लिए जिस जगह को तैयार किया जा रहा था वहां बच्चे काम करते हुए दिखे। और हैरानी की बात तो यह रही कि इस काम की निगरानी सूबे के कई मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी कर रहे थे, लेकिन ये अधिकारी और मंत्री सिर्फ समाजवादी पार्टी के प्रमुख मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव को खुश करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने में मग्न थे। सवाल ये उठता है कि जिस देश में बाल मजदूरी को रोकने की कोशिश के लिए कैलाश सत्यार्थी जैसे समाज सेवी को नोबेल पुरस्कार मिलता है, वहीं एक सूबे के मुख्यमंत्री के आने की तैयारी में कोई कमी ना रह जाए, इसके लिए नाबालिगों से बाल मजदूरी में धकेला जा रहा है। मुख्यमंत्री माननीय श्री अखिलेश यादव जी विकास की सारी योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। तो मऊ जनपद में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम, ऐतिहासिक कार्यक्रम यहाँ होने जा रहा है और तैयारी भी करीब करीब पूरी हो चुकी है। मजदूर भी कार्य कर रहे हैं, बाल मजदूर भी काम कर रहे हैं, नाबालिग मजदूर भी यहाँ काम कर रहे हैं। देखिए, बाल मजदूरी तो प्रतिबंध है और बाल मजदूर कोई काम नहीं कर रहा है। वैसे ही कुछ लोग शौक में आकर लड़के अगर कोई झंडा बांध रहे हैं तो उसके लिए कोई क्या कर सकता है। सूबे के मुख्यमंत्री के आगमन के लिए बाल मजदूरी करवाई जा रही है। खैर, 2013 और 14 के गरीबी के आंकड़े में 21% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन बिता रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने नेताओं को गरीबी एक ढकोसला समाजवादी पार्टी के नेताओं को लगता है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में समाजवादी पार्टी के विधायक वैजनाथ पासवान का कहना है, साहब कहते हैं कि आज के दौर में कोई गरीब ही नहीं है, हम बेवजह गरीबी का रोना रो रहे हैं। महंगाई के मुद्दे पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि आजकल के दौर में हर आदमी के पास आमदनी का कोई ना कोई जरिया है, जिसकी वजह से कोई भी गरीब नहीं है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के विधायक शाकिर अली ने महिलाओं पर विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने देवरिया में पुलिस चौकी फूके जाने के मामले पर महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी की है। आइए आपको सुनवाते हैं कि आखिर शाकिर अली ने क्या विवादित बयान दिया। जो ताले के अंदर था ताला खोल के ले लिया, जो सामने बैठे थे सामने लिया, पुलिस ने कहीं नहीं आया। जो गोली चलाने की बात कही जा रही है वो गोली पुलिस ने नहीं चलाई, बल्कि जो आग के हवाले गोलियां चौकी की गई थी वो आग में भड़क रही थी। 2500, 300, 500 फायर जो हुए थे वो आग में भड़क रही थी गोलियां। पुलिस ने कहीं जाती नहीं की, पुलिस एकदम कानून के हिसाब से काम किया। और पुलिस जाती करती तो पीएससी लगाती, क्या पीएससी लगी वहाँ? और तलब है कि देवरिया में दुर्घटना में 2 युवकों के घायल होने की खबर आई थी और एक युवक की मौत हुई थी, और उसके बाद कार्रवाई ना होने से नाराज गांव वालों ने मंडूहारिया पुलिस चौकी में आग लगा दी थी। इस मामले में पुलिस ने गांव के 300 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर धरपकड़ भी शुरू कर दी थी। इसी पर जो शाकिर अली हैं उन्होंने ये बयान दिया था। इधर बिहार विधानसभा के मद्देनजर रैलियों का दौर जारी है और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बिहार के भागलपुर में रैली करने जा रहे हैं, जहां वो जनसभा को संबोधित करते हुए लालू नीतीश के महागठबंधन पर पलटवार कर सकते हैं। मोदी की इस रैली में भारी संख्या में लोगों के आने की उम्मीद भी जताई जा रही है। रैली के मद्देनजर कड़ी निगरानी की जा रही है। पूरे देश कहा जाए तो पूरा देश इस रैली के इंतजार में है और जो मैदान है उस पर नजर रखने के लिए प्रशासन की तरफ से करीब 30 वीडियोग्राफर भी तैनात किए जाएंगे। इस दौरान हवाई अड्डा, मैदान और उसके आसपास के क्षेत्र में
8 जिलों की पुलिस तैनात रहेगी। मैदान और उसके आसपास तैनात पुलिस अधिकारियों के बीच कम्युनिकेशन के लिए वायरलेस हैंडसेट उपलब्ध कराए जाएंगे। मंच और पंडाल तैयार कर रहे मजदूरों का भी ब्यौरा लिया गया है। इसके साथ ही साउंड सिस्टम और बिजली का काम कर रहे लोगों के बारे में भी जानकारी ली गई है और सभी के लिए पहचान पत्र जारी किए गए हैं। इससे पहले रविवार को पटना के गांधी मैदान में महागठबंधन ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हुंकार भरी है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मंच से सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। सोनिया ने कहा कि 56 इंच का सीना दिखाकर जनता से वादा तो किया गया, लेकिन आज तक जनता उन वादों के पूरे होने की आस लगाए बैठी है। साथ ही सोनिया ने कहा कि सरकार ने केंद्र की जो सरकारी नौकरियां हैं उस पर रोक लगा दी। सोनिया ने कहा कि यह सत्य, शांति और अहिंसा का संदेश देने वाली धरती है। यहां चंद्रगुप्त और चाणक्य, गुरु गोविंद सिंह, संतों, पीरों और वीरों की धरती रही है। बिहार के लोग अपने स्वाभिमान के लिए हमेशा सचेत रहते हैं। कुछ लोगों को बिहार को नीचा दिखाने में बहुत आनंद आता है। कभी बिहार की संस्कृति का मजाक उड़ाते हैं तो कभी डीएनए खराब बताते हैं, कभी बिहार को बीमारू बताते हैं, लेकिन कांग्रेस ने हमेशा बिहार के लोगों का सम्मान किया है। तो वहीं रैली में समाजवादी पार्टी की ओर से शिवपाल यादव ने शिरकत की। शिवपाल यादव ने स्वाभिमान रैली में कहा कि मोदी जी का जादू फेल हो चुका है और जादू बहुत लंबा नहीं चलता। इधर पटना में महागठबंधन की महारैली में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आरजेडी मुखिया लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी एक साथ मंच पर नजर आए। बिहार में जल्द होने वाले चुनावों को देखते हुए पटना के गांधी मैदान में होने वाली ये रैली महागठबंधन के लिए एक शक्ति परीक्षण मानी जा रही है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में अब तक कई चुनावी सभा कर चुके हैं, जिसमें उनके निशाने पर नीतीश और लालू खास तौर से रहे हैं। माना यह जा रहा है कि महागठबंधन की रैली में हर नेता के निशाने पर मुख्य रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही रहे हैं। इधर महागठबंधन की रैली को लेकर जेडीयू नेता इरशाद उल्ला का कहना है कि पार्टी के लिए काम करना उनका काम है और संगठन को मजबूत करना उनका ही काम है। साथ ही जेडीयू नेता ने कहा कि बिहार उनका है और उनका ही रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयानों और घोषणाओं से बिहार की जनता नहीं बहकने वाली। बिहार के साथ जो हो रहा, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य आया कि बिहार का डीएनए खराब है, हम याचक है, और जो इस तरह से बिहार की बोली लग रही है उस पैकेजिंग, ये तो बिहार के सरकार का सवाल है कि इस माध्यम से लोगों को जागरूक करेंगे और करेंगे। पटना में जो स्वाभिमान रैली हुई उससे वापस खड़गिया लौट रही एक बस ने बेगूसराय में वो पलट गई। इस हादसे में 20 लोग घायल हो गए, जिसमें 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि खगड़िया के गोगरी जमालपुर के अगवानी घाट से नीतीश समर्थकों का जत्था पटना गया हुआ था, जहां से वापस लौटते वक्त बीती रात बेगूसराय के कबस्या के निकट ड्राइवर को झपकी आ गई और बस डिवाइडर पर चढ़कर पलट गई। चले फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।